नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 20वां। अब आगे। बसंत कुंज पहुंचकर अरशद अहमद का घर ढूंढने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, मगर टाल मटोल का सामना फिर भी करना पड़ा। असल में वह सूट वूट पहने कहीं जाने की तैयारी में था, इसलिए रुकना नहीं चाहता था। बावजूद इसके रुकना पड़ा क्योंकि विराट की ये धमकी एक बार फिर काम कर गई कि उसने अगर मिलने से आनाकानी की तो उसका अगला मुकाम हवालात में होगा, यानी जहां जाना चाहता था वहां तक किसी भी हाल में नहीं पहुंच सकता था। तब जाकर उसने दोनों को घर में कदम रखने दिया। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? वह उतावले लहजे में बोला। बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हो। बताया तो, एक पार्टी में जा रहा हूँ जिसके लिए पहले ही लेट हो चुका हूँ, वह भुनभुनाता हुआ बोला। अब आप लोग बिना बुलाए यहाँ आ धमके हैं, इसलिए जो पूछना है जल्दी पूछिए। राहुल का कत्ल किसने किया अरशद? आपका दिमाग खराब हो गया है जो ऐसा सवाल कर रहे हैं? सुनकर विराट को पहली बार इस केस में इतना गुस्सा आया कि वह आपे से बाहर हो गया। उसने एक जोर का थप्पड़ अरशद के गाल पर खींचा और गिरेबान थामता हुआ बोला, शुरू से ही मैं तुम लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाला बनकर नहीं दिखा सकता या तुम्हारे दौलतमंद बापों का रौब खा गया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? वह गाल सहलाता हुआ गुर्राकर बोला। हाँ मारा। अब तो तुम गए काम से। अच्छा, क्या करोगे? तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। जवाब में विराट ने दूसरा थप्पड़ खींचा, फिर कहर भरे लहजे में बोला, वह काम तो होते होते होगा कमीने। अब अगर 1 मिनट के भीतर तूने सच नहीं बताया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि याद करेगा कि किस पुलिस वाले से पाला पड़ा था। याद तो तू करेगा इंस्पेक्टर, नाक रगड़ कर मेरे सामने माफी मांगेगा और जेल भी जाएगा। तीसरा थप्पड़ साले। चौथा थप्पड़। अरशद की आंखों में आंसू आ गए। अब बता, राहुल के साथ क्या हुआ था? खामोशी। बताता है या और एक रख के दूं? मुझे एक फोन करना है। किसे करेगा? अपने लॉयर को। वकील भी कर लिया? हाँ कर लिया। अब अगर तुम में हिम्मत है तो बस एक कॉल करने दे मुझे, फिर देखना क्या होता है। ठीक है बेटा, पहले तू अपनी मुराद ही पूरी कर ले। सुनकर उसने डरते डरते सेंटर टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और कोई नंबर डायल करने के बाद कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करने लगा। फिर ज्यों ही दूसरी तरफ से हेलो कहा गया, अरशद ने जल्दी जल्दी उसे सब कुछ कह सुनाया। ये नहीं बताया कि इंस्पेक्टर ने उसे थप्पड़ मारा था, बल्कि ये बताया कि पुलिस उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर रही थी। तत्पश्चात मोबाइल विराट को थमाता हुआ बोला, बात करो। विराट ने किया। मैं एडवोकेट मयंक चड्डा बोल रहा हूँ। किस थाने से हैं आप? उसके नाम से विराट वाकिफ था, बल्कि 2 बार मिल भी चुका था। मयंक चड्डा असल में एक ऐसा वकील था जिसने कभी कोर्ट रूम में कदम नहीं रखा होगा, मगर उसका रिकॉर्ड था कि आज तक कोई केस नहीं हारा था। एसीबी हेडक्वार्टर से विराट राणा प्रत्यक्षता हुआ बोला, क्या विराट साहब, आपको एक बच्चे की पिटाई करना शोभा देता है? नहीं देता, मगर बच्चे जब अपनी हद पार करने लगते हैं तो उन्हें थप्पड़ मारना ही पड़ता है। आप जानते भी हैं उसका बाप कौन है? जानता हूँ। फिर भी? हाँ फिर भी। मुश्किल में फंस जाएंगे, वर्दी भी उतर कर रहेगी, इसलिए मेरी बात मानिए अभी और इसी वक्त उसके घर से निकल जाइए। मैं कहीं बिजी हूँ जहाँ से 1 घंटा फायरिंग होकर आऊँगा, फिर अरशद को मैं खुद अपने साथ आपके पास लेकर आऊँगा। जो मर्जी हो पूछ लीजिएगा। ठीक है वकील साहब, आप कहते हैं तो सवाल जवाब बंद किए देता हूँ। थैंक यू कहकर उधर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। आ गए होश ठिकाने? अरशद ने व्यंग सा किया। हाँ आ गए, इसलिए अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, कहकर उसने जोशी की तरफ देखा। अरेस्ट कर लो इसे। अरशद एकदम से हक्का बक्का रह गया। कुछ वैसा ही हाल जोशी का भी हुआ। सुना नहीं तुमने? विराट गरजा। सुन लिया सर, कहकर वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर जैसे ही अरशद को थामने के लिए उसकी तरफ बढ़ा हुआ सोफे से उछलता हुआ भाग खड़ा हुआ। पकड़ो साले को, कहता हुआ जोशी के साथ साथ विराट भी उसके पीछे दौड़ पड़ा।
ड्राइंग रूम का दरवाजा पार करके लड़का लॉन में पहुंच गया। दोनों पुलिस ऑफिसर जब उसके पीछे बाहर निकले तो वहां खड़े दो मर्दों पर उनकी निगाह पड़ी, जो कि अपनी वेशभूषा से नौकर जान पड़ते थे। आगे दोनों अरशद के पीछे दौड़ ही रहे थे कि दोनों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उस आवाज को सुनकर पलक झपकते ही हट्टे कट्टे युवक वहां पहुंच गए। दोनों सफारी सूट पहने थे, कमर पर हॉस्टलर बंधा था और एक नजर देखने पर बॉडीगार्ड्स टाइप दिखाई दे रहे थे, या फिर वही थे। अब दृश्य ये बना कि अरशद लॉन में इधर उधर दौड़ रहा था, विराट और जोशी उसके पीछे थे और उनके पीछे दोनों सफारी सूट वाले दौड़ रहे थे। तभी जोशी ने चीते जैसे छलांग लगाए और भागते हुए अरशद के कंधे पर इतनी जोर से पंजा मारा कि वह जहां का तहां गिर गया। फिर झुककर उसने लड़के को गिरबान से थामा और उठाकर खड़ा कर दिया। सफारी सूट वाले उनसे 5 कदमों की दूरी पर ठिठक गए। प्रत्यक्षतः पुलिस पर हमला करने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी। क्या हुआ सर? उनमें से एक ने अरशद से पूछा। सालो, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मुझे बचाते क्यों नहीं? देखते नहीं पुलिस के वेश में बहरूपिया यहाँ पहुंचकर मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वह बात सुनकर दोनों सकपका से गए। फिर पलक झपकते ही उनके हाथों में गन्स पहुंच गए। एक के निशाने पर जोशी था, जबकि दूसरे ने विराट का निशाना साध लिया। दूर हटो दोनों, उनमें से एक बोला। तुम लोग कौन हो? विराट ने पूछा। सिक्योरिटी गार्ड्स है। अरशद साहब को छोड़ दो वरना हम गोली चला देंगे। ठीक है, चला दो, कहकर जोशी अरशद को गिरबान पकड़े पकड़े ही एकदम से यूं घूम गया कि अब गार्ड्स की तरफ अरशद की पीठ हो गई और वह खुद उसकी ओट में पहुंच गया। और इससे पहले कि गार्ड्स कोई एक्शन ले पाते, उसने सर्विस रिवॉल्वर निकालकर अरशद के माथे से सटा दी। अब चलता क्यों नहीं बहनचोद? जोशी ने ललकारा। मगर गार्ड्स भी कोई कम होशियार नहीं थे। दोनों ने बाजी पलटते देखा तो आगे बढ़कर अपनी अपनी गन विराट से सटा दी। फिर उनमें से एक बोला, अरशद साहब को कुछ हुआ तो तुम्हारा ये साथी मारा जाएगा। खामखा की धमकी मत दो बच्चों। विराट बड़ी शांति के साथ बोला, अरशद की जान की कीमत पर तुम दोनों मुझे शूट नहीं कर सकते, इसलिए बात मानो और पिस्तौल नीचे फेंक दो। और यकीन जानो, हम असली के पुलिस ऑफिसर हैं, ना कि कोई बहरूपिये। झूठ बोल रहा है ये, अरशद चिल्लाकर बोला। किडनैप करने आए हैं दोनों के चेहरे पर एक बार फिर हिचकिचाहट के भाव पैदा हुए। तभी विराट ने बला की फुर्ती दिखाते हुए एक साथ दोनों की कलाई थामी और उनके हाथ में थमी गन्स का रुख आसमान की तरफ कर दिया। जवाब में दोनों ने ट्रिगर तो नहीं दबाया, मगर उनमें से एक ने घुटने का प्रहार जरूर कर दिया विराट के पेट में। वह वार ज्यादा करारा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि दोनों के एक एक हाथ अभी भी ऊपर की तरफ उठे हुए थे। विराट ने पूरी ताकत से दोनों की कलाइयों को एक दूसरे में दे मारा। रिवॉल्वर छिटक कर नीचे जा गिरी और इससे पहले कि वे लोग उसे उठाने की कोशिश कर पाते, एक के पेट में जोर की लात पड़ी। वह उछलता हुआ दूर जा गिरा। तभी विराट ने दूसरे की पसली में एक जोरदार घूंसा दे मारा। उसी वक्त 6-7 नौकर तेजी से उनकी तरफ दौड़े। विराट ने घास पर पड़ी पिस्तौल को उठाकर इतने जोर से दूर फेंका कि दोनों बाउंड्रीज के उस पार जा गिरी। तब तक नौकरों का झुंड बेहद करीब आ चुका था और दोनों गार्ड्स भी उठ खड़े हुए थे। जोशी, यस सर। अरशद किसी भी हाल में तुम्हारी पकड़ से नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा सर। गुड, कहकर उसने सबसे आगे आगे दौड़े चले आ रहे नौकर के पेट में कस की लात जमा दी। वह उछलता हुआ अपने ही एक साथी से टकरा गया और उसे लिए दिए नीचे जा गिरा। वह नजारा देखकर बाकियों ने रुकने की बजाय एक साथ विराट पर हमला करना चाहा, मगर बस चाह ही सके। अगले ही पल उन्हें आहें कराहें वहां के वातावरण में गूंजने लगी, जिनमें दोनों गार्ड्स के भी नाम शुमार थे। मिनट भर से भी कम वक्त में विराट ने सबको पस्त कर दिया। तभी गेट पर खड़े दोनों गार्ड्स में से एक दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। ये सब क्या हो रहा है? वह हकबकाकर बोला। विराट ने उसकी बात पर ध्यान देने की बजाय जोशी को वहां से चलने का इशारा कर दिया। गोली चलाओ गार्ड बाबू, एक नौकर जोर से चिल्लाया। ये पुलिस वाले नहीं हैं, किडनैपर्स हैं। सुनते के साथ ही गार्ड्स ने कंधे से अपनी बंदूक उतार ली, मगर उससे क्या होता था। जब तक वह शूटिंग की पोजीशन में पहुंचता, विराट ने बंदूक छीनकर उसे अनलोड किया और लॉन में दूर उछाल दिया। गार्ड हकबकाया सा उसकी शक्ल देखने लगा। उसके बाद किसी ने भी पुलिस के रास्ते में आने की कोशिश नहीं की। बाहर एक गार्ड जरूर खड़ा था, मगर वह निहत्था था, इसलिए दोनों को रोकने की कोशिश तक नहीं कर पाया। अगले ही पल फॉर्च्यूनर द्रुत गति से भागी जा रही थी। मेरे पापा तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, अरशद गुर्राता हुआ बोला।
कुछ औकात अपनी भी बना ले बच्चे। कब तक यूं बाप के नाम की धमकी उछालता रहेगा? पछताओगे तुम दोनों। अब तक तो उन्हें खबर भी लग चुकी होगी। ऐसे में मुझसे पूछताछ करना तो दूर रहा, थाने में पहुंचते के साथ ही उल्टा खुद गिरफ्तार कर लिए जाओगे। कह तो ये ठीक रहा है सर, गाड़ी चलाता जोशी बोला। क्या ठीक कर रहा है? यही कि उल्टी पड़ने वाली है हमें। नहीं पड़ेगी, तुम बस अपना मोबाइल ऑफ कर दो। जोशी ने फौरन कर दिखाया। फिर अपना मोबाइल ऑफ करता हुआ विराट बोला, जरा रुमाल देना मुझे। जोशी ने जेब से रुमाल निकालकर अंदाजे से पीछे की तरफ बढ़ा दिया और इससे पहले कि अरशद कुछ समझ पाता, विराट ने उसे पेट के बल जबरन सीट पर गिराया और दोनों हाथ पीछे ले जाकर कस के बांध दिए। एक बात कहूँ सर? जोशी बोला। कहो। मजा आ गया, जो कि नहीं आता अगर इसने इतनी बदतमीजी नहीं की होती। आखिर इसके दोस्त ने भी तो कोऑपरेट किए ही थे। क्या हो जाता अगर 5 मिनट ढंग से बात कर लेता हमारे साथ? मुझे तो लगता है सर कि कातिल यही है, तभी तो बिदक गया। ठीक कहते हो। वैसे जा हम हेडक्वार्टर ही रहे हैं ना सर, और कहाँ जाओगे? इसी तरह दोनों बातें करते रहे। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रही। फिर सफदरजंग के पास बैरिकेडिंग करके खड़े कुछ सिपाहियों ने फॉर्च्यूनर को रोकने का इशारा किया। विराट नीचे उतरा। सबने एक साथ उसे सैल्यूट किया। फिर उनमें से एक ने बताया कि कंट्रोल रूम से ऑर्डर हुए थे गाड़ी को रोकने के लिए। साथ ही बताया गया था कि 2 खतरनाक क्रिमिनल उस गाड़ी में एक युवक को अगवा करके ले जा रहे थे और दोनों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। मैं तुम लोगों को क्रिमिनल लगता हूँ? विराट ने पूछा। सॉरी सर, अब हमें क्या पता था कि आईडी दिखाऊं? क्यों जूते मार रहे हैं साहब जी? उनमें से एक बोला। आपको तो मैं वैसे ही पहचानता हूँ। तो अब मैं जाऊँ? बिल्कुल जाइए सर। जवाब क्या दोगे? सच बता देंगे? और क्या बोलेंगे? गुड, कहकर वह वापस गाड़ी में सवार हो गया। आगे 2 जगह गाड़ी को और रोका गया, मगर दोनों ही बार उसे नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसकी सूरत पर निगाह पड़ते ही गाड़ी को आगे बढ़ जाने दिया। ग्रेट कैलाश क्रॉस करने के बाद विराट ने जेब से रुमाल निकाला और अरशद की आंखों पर कस के पट्टी बांध दी। जो चाहे कर लो इंस्पेक्टर, बस तो तुम दोनों अब भी नहीं पाओगे। जुबान बंद रख बेटा। जवाब में उसने जोर का कहका लगाया। उसी दौरान विराट अपना मुंह जोशी के कानों तक ले गया। उससे कुछ कहा, फिर आराम से सीधा होकर बैठ गया। गाड़ी कालकाजी के इलाके में दाखिल हुई तो जोशी ने उसका रुख विराट के बंगले की तरफ कर दिया। गाड़ी वहां पहुंची तो गेट पर खड़े गार्ड ने फौरन दरवाजा खोल दिया। आगे 30 सेकंड के भीतर वे लोग फॉर्च्यूनर समेत इमारत के बेसमेंट में थे, जिसका इस्तेमाल पार्किंग के तौर पर होता था। जोशी गाड़ी से नीचे उतरकर बेसमेंट का फाटक बंद कर आया। तत्पश्चात अरशद के आंखों से पट्टी खोलकर विराट ने उसे नीचे उतारा, फिर उसके हाथ भी खोल दिए। ये कौन सी जगह है? लड़का दाएं बाएं देखता हैरानी सा बोला। वह जगह मुन्ना जहां तेरे होने की किसी को सालों साल खबर नहीं लगने वाली। हमारी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हम दोनों पहले से ही अपना मोबाइल ऑफ किए बैठे हैं, जबकि तेरा मोबाइल तो घर पर ही छूट गया था। तुम लोग करने क्या वाले हो? वह हड़बड़ा सा उठा। वही जो तू चाहता था कि करे। जोशी के होठों पर एक जहरीली मुस्कान रेंग गई। किडनैपर साबित करने की कोशिश की थी ना? समझ ले तेरे खातिर हम वही बन गए। अब तू उस वक्त तक यहीं रहेगा जब तक कि असलियत बयान नहीं कर देता। फिर तो हमें कई दिनों तक ये भी हो सकता है कि कई महीनों तक इंतजार करना पड़ जाए। पापी है, आसानी से तो जुबान नहीं खोलेगा। विराट बोला। बस 10 मिनट सर, उससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। छोड़ो भी यार, बच्चा ही तो है, इसे टॉर्चर करके तो पाप चढ़ेगा। फिर क्या करें? इसके यहाँ होने की खबर तो किसी को लगने वाली नहीं है, इसलिए आराम से इंतजार करेंगे। जब इसका मन होगा असलियत बयान करेगा। हाँ, इसके खाने पीने का ध्यान बराबर रखना, बड़े बाप की औलाद है। भूखे रहना पड़ा तो जान चली जाएगी इसकी। आप कहे तो एक बार पूछकर देखूं सर, क्या पता ये ज्यादा देर यहाँ ना रुकना चाहता हो। रात बहुत हो चुकी है यार, इसलिए खामखा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। अभी अपने घर चलते हैं, जो पूछना है सुबह आकर पूछ लेंगे। इसे खुला छोड़कर? हालांकि भाग तो नहीं पाएगा, फिर भी सावधानी के लिए किसी पिलर के साथ बांध दो। रस्सी सामने वाले कमरे में पड़ी है। जोशी फौरन वहां जाकर एक मोटी रस्सी उठा लाया। ये तुम लोग गलत कर रहे हो, अरशद बोला। तो इस बार उसके लहजे में धमकी का पुट नहीं था,
उल्टा वह डरा डरा सा महसूस हो रहा था। तू ही मजबूर कर रहा है भाई, विराट अफसोस भरी सांस खींचता हुआ बोला। अभी भी वक्त है, सच्चाई बता दे। अरे मुझे कुछ पता होगा तब तो बताऊंगा। उसी वक्त जोशी ने बेसमेंट की गेट की तरफ देखते हुए उच्च स्वर में पूछा, किसको बुला रहे हो? साहब को। जवाब में ना तो विराट को कुछ सुनाई दिया ना ही अरशद को, जबकि जोशी दोबारा बोल पड़ा, ठीक है वेट करो, अभी आते हैं। कौन था? विराट ने पूछा। उमाशंकर आपको बाहर बुला रहा है। ठीक है अभी लौटता हूँ, साथ ही इसके खाने पीने का इंतजाम करने को भी बोल दूंगा, कहकर गाड़ियों के लिए बनी ढलान पर चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और गेट खोलकर बाहर निकल गया। उसकी निगाहों से ओझल होते ही जोशी ने एक कसकर थप्पड़ अरशद के गाल पर जड़ा और गुर्राता हुआ बोला, बता साले, राहुल और मधु को किसने मारा था? मैं नहीं जानता। जोशी ने तुरंत दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। बहनचोद, जितना नचाना था नचा चुके हमको, अब सच्चाई उगल दे, वरना तेरी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे हम। तेरा बाप ढूंढता ही रह जाएगा कि उसके जिगर का टुकड़ा आखिर गया तो गया कहाँ। अरशद अपना गला सहलाता हुआ खामोश खड़ा रहा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे राहुल और मधु के साथ क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम। फिर थप्पड़। मार क्यों रहे हो? वह रोता हुआ बोला, मुझे कुछ पता होगा तभी तो बताऊंगा, और किसी चुड़ैल के बारे में मुझे भला क्या जानकारी हो सकती है? चुड़ैल की माँ की चूक, कहकर जोशी ने उसे नीचे फर्श पर पटक दिया। फिर दे लात और दे घूसे। अरशद की चीखें बेसमेंट में गूंजने लगी। उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था।